उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं IAS 456 के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है और जो आपके काम का है। तो ये कोड आप सभी के पास है, जल्दी से बताइए क्या आप सभी ने इसका PDF डाउनलोड कर चुके हैं? वॉइस बहुत स्लो है, ऐसा क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2, जहां पर हमारे पास सीमेंट के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सा सीमेंट होता है जिसको हमें पता होना चाहिए। तो ये कुछ कोडर प्रोविजन है जो कोड के अंदर बार बार पूछते हैं। IAS कोड, ये अपने पास IAS कोड 33 है, जो कौन सा कोड है? IAS 269। जो कोड अपने पास 43 ग्रेड सीमेंट होता है उसका IAS कोड कितना है? 8112। और जो ग्रेड 53 होता है उसका कोड कितना है? 12269। और आप सभी को मैं ये है सीमेंट के अंदर बता चुका हूँ कि हमारे पास 3 ग्रेड होती है, 33, 43, 53। 33 का जो कोड है वो होता है 269, 43 का होता है 8112 और 53 का होता है 12269। IAS कोड लिखवाने हैं? नहीं, वो इतना नहीं, वो मैं आपको भेज सेंड कर दूंगा IAS कोड जो भी आपके पास है। ठीक है, हाँ, वो पटना वाले बैच में सारे लिखवा चुका हूँ था। आप लोगों को बच रहे हैं तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जितने भी ग्रुप हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये IAS कोड है अलग अलग सीमेंट के, जैसे रैपिड हार्डनिंग का 8041 है, पोर्टलैंड स्लैग का 456 है, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट का 1489 है, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट का 1489 है पार्ट 2, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का 8043 है। और आपको मैंने ये भी कहा था कि हाइड्रोफोबिक वाला जो IAS कोड है ये अपने पास जो DMRC का पेपर हुआ था 2018 के अंदर उसमें पूछ रखा है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। इसके बाद में अपने पास लो हीट सीमेंट है 12600, ये सब मैं आपको BMC के अंदर बता चुका हूँ सीमेंट के अंदर। हाँ, IAS 456 2000। और जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो कौन सा था? 6909, ये तो सुपर सल्फेटेड हो गया। हाई एल्यूमिना हो गया 6452, इनके बारे में बात की थी। ठीक है, हाई एल्यूमिना 6452 और सुपर सल्फेटेड 6909, ये मैं सारा के सारा BMC के अंदर जो सीमेंट पढ़ाया था उसमें मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपके पास जो कोड चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो अपने पास ये है, मिनरल एड मिक्सचर हो गए, फ्लाई ऐश हो गए, सिलिका, ये 1%। सिलिका फ्यूम कंक्रीट में, सिलिका फ्यूम कंक्रीट में कितना परसेंटेज अलाउ होता है? तो आंसर 5 से 10 को अपने पास सिलिका फ्यूम कंक्रीट में कितना अलाउ होता है? सीमेंट के वेट के 5 से 10 इतना आप कंक्रीट में अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है राइजेक्स मेटाक्योलिन, इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मेटाक्योलिन है इसके बारे में आपको क्या रखना है कि इस मटेरियल का जो फाइनेंस रखा जाता है वह 700 से 900 मीटर क्यूब पर केजी इतना रखा जाता है। नहीं दिखाई दे रहा है? वॉइस धीरे आ रहा है, देखो ठीक है। बाद में लिखना इस चीज को। आ रहा है वॉइस? ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से? बहुत लो है, थोड़ा अपना वॉइस बढ़ाओ। अब आ रहा है वॉइस सभी को? चलिए तो अब से करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपने पास जो मेटाक्योलिन है इस मटेरियल का जो फाइनेंस है वो आपको याद रखना है, जो कितना होता है 700 से 900 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर केजी। और आपको एक चीज याद रखना है कि इसी मटेरियल की हेल्प से वाइट सीमेंट बनाया जाता है, इस वाइट कंक्रीट बनाया जाता है, इस मटेरियल की हेल्प से वाइट कंक्रीट बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि वाइट कंक्रीट किसकी हेल्प से बनाया जाता है? मेटाक्योलिन के हेल्प से बनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने पास ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं 5.3 एग्रीगेट को लेकर। आपके बाप को ये बताया गया था कि अपने पास जो IAS 838 है ये है हमें क्या बताता है? ये हमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के
अपने पास क्लासिफिकेशन को बताता है। और इस कोड के कितने जोन आपको मैं बता चुका हूं, इसके मैं 4 जोन बता चुका हूं, जिसमें से जो आपके पास जोन नंबर 4 है वो सबसे फाइनेस्ट होता है, जोन नंबर 1 है वो सबसे कोर्सेस्ट होता है। ये बात याद रखना, जो ये वाला कोड है 383, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें क्लासिफिकेशन, क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ओके, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब बात करता है कि ये इसमें कितने जोन होते हैं, नंबर ऑफ जोन इसमें कितने हैं, तो इसका आंसर निकल के आता है 4। डीडीए में पूछ चुका है 2019 वाले पेपर में। फिर बात करें यहाँ पे जोन कौन कौन सी होती है, जोन नंबर 1 होता है, जोन नंबर 2 होता है, जोन नंबर 3 होता है, जोन नंबर 4 होता है। डीडीए के अंदर 2018 वाले पेपर में जोन नंबर 4 अपने पास किसके बारे में बताता है, ये सबसे फाइनेस्ट एग्रीगेट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद दूसरा कि जोन नंबर 1 के अंदर एग्रीगेट जो है वो कौन सी है, तो वो सबसे कोर्सेस्ट एग्रीगेट होती है, सबसे कोर्सेस्ट एग्रीगेट होती है। और एक चीज और पूछा, एक चीज और पूछा था कि जो स्टैंडर्ड सैंड होती है वो किस जोन में आती है, तो जोन नंबर 2 में आती है इनोर सैंड, जो सबसे अपने पास स्टैंडर्ड सैंड मानी जाती है, सबसे स्टैंडर्ड सैंड मानी जाती है इनोर, जो आपके पास जोन 2 में आती है, जो कि किसका इस कोड में बता रखा है, IS 383 में बता रखा है। ठीक है, हाँ बैक्स जोन आपके पास सेकंड ही है, जिसके अंदर से अपने पास बैक्स जोन निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये एक बात आपको याद रखना है एग्रीगेट को लेकर, अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो 0.5% से ज्यादा सल्फेट इसमें नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन कर देना, एग्रीगेट के अंदर, एग्रीगेट के अंदर 0.5% ज्यादा सल्फेट नहीं होना चाहिए। फिर अगर बात करें यहाँ पे वाटर का, तो वाटर इसमें 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर पानी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सल्फेट है वह 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब लाइनें आप अपना हाईलाइट करके चलिए, क्योंकि ये वो लाइनें हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्टली चांसेस होते हैं क्वेश्चन के पूछने के, और जो इस बार रिसेंटली पेपर में आया भी है, मैं वो लाइन भी आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए फिर अपने पास यहां से नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है साइज ऑफ एग्रीगेट 5.3.3, इसको स्टार कर लेना, क्योंकि यहां से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट को लेकर। ठीक है, देखो जो जो बता चुका हूं पहले वो भी बता देता हूं, और जो नहीं बताया वो भी बताएंगे। पहले कहता है कि मोस्ट ऑफ वर्क में किस साइज का एग्रीगेट लिया जाता है, या बोल देगा कि जनरली किस साइज ऑफ एग्रीगेट को आरसीसी या कंक्रीट में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आप क्या करके आओगे, 20 mm करके आओगे। कितना करके आओगे, 20 mm करके आओगे। आ रहा भाई सारे सभी को, बताइए। आ रहा है क्या वॉइस सभी को, बताइए जल्दी से। चलिए, इसके बाद में अगर ये लाइन लिखा हुआ आता है नो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो, तो कितना साइज का एग्रीगेट आप ले सकते हैं, 40 mm। याद रखना, अगर बोल देगा कि फ्लो ऑफ कंक्रीट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितना साइज ऑफ एग्रीगेट लेना है, तो 40 mm। और अगर आपको कह देता है कि थिन सेक्शन है, या फिर क्लोजली स्पेस रेनफोर्समेंट है, या फिर कह देगा हाईली रेनफोर्स कंक्रीट है, तो एग्रीगेट का साइज कितना लिया जाता है, 10 mm लिया जाता है। और आपको ये भी बताया है कि स्लम्प, कि अपने पास जो स्लम्प टेस्ट है उसमें एग्रीगेट कितने से ज्यादा नहीं लिए जाते हैं साइज में, तो आंसर होगा 38 mm, 38 या 40 mm जो भी आपके पास है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये नहीं है, ये रहा,
ये आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। साइज ऑफ एग्रीगेट को निकालने का एक तरीका होता है, साइज ऑफ एग्रीगेट निकालने का एक तरीका होता है, बता देता हूँ। मैक्सिमम लिया जाता है किस किस का, 2 बार है इनके बीच का डिस्टेंस प्लस 5 mm, 2 बार के बीच का स्पेसिंग प्लस में 5 mm, ठीक है, प्लस में 5 mm, मेन बार 5 mm लेस देन, स्पेसिंग बिटवीन बार, स्पेसिंग बिटवीन बार -5 mm, -5, और अपने पास होता है एक क्लियर कवर, क्लियर कवर, और दूसरा होता है -5 mm। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आता है वो होता है साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर आपने देखा हो, सेम क्वेश्चन अपने पास एक पेपर हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें दोनों क्राइटेरिया पूछ रखे थे, तो कहते हैं ए और बी में से जो भी मैक्सिमम आता है वो, ये क्वेश्चन आपको आरसीसी में दिख जाएगा, ये क्वेश्चन आपको आरसीसी में दिख जाएगा, ठीक है। फिर वाटर, वाटर को लेके मैं क्वालिटी आपको बता चुका हूँ कहाँ पर, जब मैं आपको मोटार पढ़ा रहा था तो मैंने पानी को लेकर, वाटर कंटेन को लेकर जो भी पैरामीटर होते हैं वो मैं आपको सारा बता चुका था, और मैं एक एक करके उनको रिपीट कर देता हूँ, एक एक करके मैं उनको रिपीट कर देता हूँ, मैंने वहां पे आपको क्या क्या बताया था, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला एग्रीगेट नहीं है, ये नहीं, ये रहा 5.4.1.2, 5.4.1.2 ये रहा पेपर 2020 वाला, जो अपनी पेपर हुआ था ना 23 मार्च को, उसी का। ये इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने कोई कंक्रीट बनाया, हमने कोई कंक्रीट बनाया, और उसमें जो पानी यूज करा है ना वो लिया है डिस्टिल वाटर। कौन सा? डिस्टिल वाटर, जो आप पीते हैं उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, ठीक है। जो कंक्रीट हमने डिस्टिल वाटर से बनाया है उसका 28 दिन का स्ट्रेंथ, उसका 28 दिन का स्ट्रेंथ अपने पास इसका जो स्ट्रेंथ होगा, और हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं, और हम कोई कंक्रीट बना रहे हैं किसी भी वाटर से, किसी भी वाटर से, तो इसके 90% से, इसके 90% से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए? आपने कंक्रीट किसी भी पानी से बनाओ, पर जो कंक्रीट डिस्टिल वाटर से बनती है ना उसके 90% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ था, यह है लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी नॉर्मल वाटर से बनाया और कोई डिस्टिल वाटर से बनाया तो दोनों का जो स्ट्रेंथ है उनका डिफरेंस कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होता है 10%, इसका आंसर होता है 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो इनका स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वह 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा आपके पास यहाँ पर ये है, अगेन आप उनको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का कितना होता है, या इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट का कितना होता है। तो आपको मैंने ये कहा था कि नॉट बी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, सेम एज सीमेंट। अब होता क्या है कि जब हमने इसको अलग पानी से बनाया, जो हमने इसको अलग पानी से बनाया, तो टाइम का जो स्ट्रेंथ है, जो टाइम का डिफरेंस है वह 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप कंक्रीट को किसी अलग वाटर कंटेन से बनाते हैं तो इसका वाटर कंटेन भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि अगर आपसे कहे कि इनिशियल सेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप क्या होगे? 1 घंटा। 1 घंटा क्यों भाई? 30 मिनट से कम तो होना ही नहीं चाहिए, और डिफरेंस कितना ले सकते हैं? 30 मिनट का। तो मैक्सिमम इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हो सकता है? 1 घंटा हो सकता है, ठीक है। चलिए, फिर पीएच वैल्यू पानी का कितने से कम नहीं होना चाहिए। दो बातें आती है यहां से बार बार कि पीएच वाटर कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो पीएच ऑफ वाटर 6 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा पूछता है कि कितना, दूसरा माइनस क्यों नहीं लिखा है फिर यहाँ पर, माइनस काउंट करोगे तो 0 हो जाएगा इसलिए, और हम क्या है आपको पता है कि वो 30 से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 तो लेंगे ही लेंगे ना। तो मैक्सिमम कितना? 1 घंटा, और मिनिमम 30 मिनट, ये हो गया।
फिर बात करते हैं कि सर कितना रेंज हो सकता है, तो याद रखना 6.5 से 8.5 तक का पानी ले सकते हो। ऐसा पानी जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 हो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर का रेंज होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी वाटर। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास कौन से वाटर से कभी भी सैंड नहीं लेना चाहिए, तो उसके आंसर थे सी। मैंने कहा था कि नाला ज्यादा एप्रोप्रिएट है, बट आपने एसएससी जो सी को ही मान के चलता है कि वहां से सैंड कभी भी नहीं लेना चाहिए, या वहां का पानी हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, बट ज्यादा एप्रोप्रिएट कहाँ का है, नाला का। बट एसएससी मानता है तो हम समुद्र का ही बात करेंगे, क्योंकि कोड भी यही कहता है कि सी वाटर को पानी बनाने या कंक्रीट बनाने के लिए कभी भी यूज में मत लीजिए। और मेन रीजन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर होता है, इसी कारण से। ठीक है, चलिए फिर ये एक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये पूरा की पूरा आता है, ये पूरा की पूरा आता है। आपने तो सी करके आना है, हाँ आपको सी करके आना है, क्योंकि एसएससी भी उसको ही मानता है एज पर कोड के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, फ्लोरेंस के कारण, बिल्कुल सही, फ्लोरेंस भी कारण होता है। और एक है ना, जब सीमेंट के कांटेक्ट में सल्फेट आता है तो वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है अनसाउंडनेस के कारण से। इस कारण से हम कभी भी ऐसा पानी नहीं लेते जिसमें सल्फर होता है, क्योंकि वो अनसाउंडनेस का कारण बनता है, जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिसेंटली ही आपको पेपर में देखने को मिल गए होंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वह पानी में कितना अलाउ रहता है, तो आंसर करेंगे 200। 5 स्टार क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार अपने पास आ रखा है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो कितना हो सकता है अपने पास, 3000 हो सकता है। और अगर अपने पास सल्फेट की बात करें तो कितना हो सकता है, 400। और क्लोराइड की बात करें, और क्लोराइड अगर अपने पास कंक्रीट के अंदर पूछे, कंक्रीट वाले अपने पास पानी के लिए तो 2000, और अपने पास पूछ ले किसके लिए, अपना आरसीसी वाले कंक्रीट के लिए तो होता है 500। और जो अपने पास सस्पेंडेड पार्टिकल है वह 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 5 स्टार टेबल है, जो पेज नंबर, जो कि आपके पास टेबल नंबर 1 है, और पेज नंबर भी आपको बता देते हैं यहाँ पर, पेज नंबर 15 पर 5 स्टार टेबल है, ये याद रखिएगा। एडमिक्सचर नहीं पढ़ना है, एडमिक्सचर पढ़ा चुके हैं आपको हम पहले ही। हाँ, ये कुछ कोड है, रिसेंटली ही पेपर में ये पूछे गए हैं, तो उनको बारे में एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास जो माइल्ड स्टील से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना, माइल्ड स्टील से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है उसका आईएस कोड है 432, पेपर में आया है रिसेंटली, याद रखना। और एक आपने पढ़ा होगा HYSD बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो उसका कोड अपने पास कितना है, 1786। कितना है, 1786, जो कोड होता है 415, FE415। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बेस्ट तरीका है ये पढ़ने का। ठीक है, फिर हार्ड ड्रॉन वायर, स्टील वायर, जिसे हम पढ़ते हैं कहां पर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर, जो अपने पास होता है 1566, ये छोटे छोटे वायर होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल स्टील, ये अपने पास होते हैं 2062 स्ट्रक्चरल स्टील, जो ग्रेड ए के होते हैं। इसके बाद यहां पर देखते हैं क्या है, यहाँ पे कुछ अलग स्पेशल प्रिकॉशन लाइक कोटिंग नहीं, द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, आप सभी को पता है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना करके आना है, 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ कितना दे रखा है, 200 किलो न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास यील्ड स्ट्रेस होती है, और यहाँ पर जो अपने पास यील्ड स्ट्रेस होती है वह कितना लेके चलते हैं, 0.2%। 0.2% स्ट्रेन पर जो भी स्ट्रेस आती है, सर कंक्रीट नहीं स्टील, अच्छा हाँ स्टील बोल दिया, कंक्रीट चलने थे। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵। ठीक है, कंक्रीट का तो आपको पता है 5000 √FCK। फिर कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका डेफिनेशन।
ये रहा अपने पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का D4 स्ट्रेंथ 6.1.1, ये रहा वो अपने पास स्ट्रेंथ जिसमें 5% डाटा फेल हो सकते हैं, 5% टेस्ट रिजल्ट फेल हो सकते हैं, उसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। और 95% चांस होते हैं कि वो स्ट्रेंथ पास हो जाएगा ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ। तो वह कौन से होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, चलिए, तो अपने पास मिनिमम ग्रेड के बारे में बात कर चुका था, जो कि दोबारा बताएंगे आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो ये रहा इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद एज। तो याद रखना कंक्रीट का स्ट्रेंथ टाइम के साथ में बढ़ता है। भाई IAS 456 PDF लिख देना, PDF डाउनलोड, आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, इजीली से अवेलेबल हो जाएगा आपके पास भी। IAS 456 PDF डाउनलोड लिख दीजिए ना, वहां पर अपने आप डाउनलोड हो जाएगा ये। और ये याद रखना कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिनों पर मानी जाती है? जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिन पर मानी जाती है? जल्दी से बताओ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने दिनों पर मानी जाती है? तो आंसर 28 दिन। तो आंसर 28 दिन होगा यहाँ पर। इसके बाद में ये इस बार का जो अपने पास इस बार का जो पेपर हुआ है उसमें भी अपने पास ये आया था। देखो अपना जो मैंने आपको टेबल बताया है, आपको टेबल याद है? ये वाला आपको ये टेबल याद है? मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन में, मैंने कहा था कि 10 से 20 वाला कितनी ग्रेड होती है? 10, 15, 20। फिर मैंने कहा था कि 25 से, फिर मैंने कहा था कि M 25 से लेकर 60, यह कितनी होती है? यहाँ देखो 55 है, पर अपने पास जो कोड मॉडिफाइड हुआ है एज पर अमेंडमेंट नंबर 4, उसने कितना कर दिया यहाँ पे? 60। और फिर अपने पास M 65 से M कितना हो गया? 100। तो याद रखना ये टेबल चेंज हो चुकी है, टेबल नंबर 2 एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 चेंज हो चुका है। आपको वही याद रखना है जो मैंने आपको लिखवाया था, M 10 से M 20, M 25 से M 60, M 65 से M 100। आप सभी को याद होगा ये। फिर उसके बाद मैंने आपको बात किया था यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि IAS 456 ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है जो कितना था? 0.4 0.7 अंडर रूट FC के। एक बात बताओ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं? बताओ। हाँ, नन ऑफ दिस नहीं भाई, जो क्वेश्चन थे ना वो 2013 से पहले के हैं, आपके वो पेपर में रिपीट हुए होंगे, इसलिए उनका आंसर अभी भी 25 से 55 ही करना है अभी भी। हाँ बिल्कुल सही, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम किससे निकालते हैं? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ से। याद रखना किससे निकालते हैं? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ से। और जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्ट का फ्लेक्चर का कितना टाइम्स आता है? 50%। और जो स्प्लिट वाला फ्लेक्चर के कितने टाइम्स आता है? 67 टाइम्स। तो उसी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट टेंशन के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था 0.7 अंडर रूट FC के, और स्प्लिट के लिए बनाया था हमने 0.48 अंडर रूट FC के। क्या आपको याद है? ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट के लिए बनाया और ये स्प्लिट के लिए। याद है आप सभी को? तो रिवीजन करते रहिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंक्रीट, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, और मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये मैंने बताया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। और कल ही मैंने आपको कहा है कि जो इसका स्ट्रेंथ है वह +-20% ओरिजिनल वैल्यू से वेरी कर सकता है। मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू आती है ओरिजिनल से +-20% वेरी कर सकता है। WSM के अंदर यही फॉर्मूला कैसा दे रखा है? 5700 अंडर रूट FC के। याद है आप सभी को? मैंने WSM वाला भी लिखवाया था कि वो कितना होता है? 5700 अंडर रूट FC के। तो प्लीज भूलना नहीं है आपको। फिर मैंने श्रिंकेज के बारे में बताया था कि ये एक टाइप का डिफेक्ट है जो कि कंक्रीट के अंदर 2 कारणों के कारण से आता है। पहला होता है पानी और दूसरा अपने पास होता है सीमेंट। इन 2 कारणों के कारण से आता है, और अगर ये दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग आ जाए तो बेटा आप पानी को क्लिक कर देना, ये बात भी याद रखना। यह है सीमेंट और पानी दोनों के कारण से आता है। अगर जब ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाए कि कारण बताइए श्रिंकेज का, तो आंसर आप पानी करके आना, ठीक है। क्योंकि सीमेंट के अंदर जो हीट ऑफ एडिशन होता है वो भी पानी के कारण से होती है। और मैंने इसका वैल्यू बताया था कि जब हमें इसका वैल्यू पता नहीं चलता तो हम इसका वैल्यू कितना लेके चलते हैं? 0.000 फिर 3। ऑर्डर किसकी मैं ऑर्डर में पूछूंगा तो ऑर्डर कितना था? -4। ऑर्डर कितना था? -4।
फिर मैंने क्रिप के बारे में बताया था कि क्रिप क्या होता है। ये लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होता है जो ड्यू टू सस्टेन लोडिंग के कारण से आता है, जिसका वैल्यू हम एज के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। जिसका वैल्यू हम एज के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्रिप कोफिशिएंट का फाइंड करते हैं। क्रिप कोफिशिएंट सर स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट अब 60 तक करना है क्या? हाँ बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड कंक्रीट आपको 25 से 60 लेना है, और जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वह 65 से 100 लेना है। ओके, क्योंकि चेंज हो चुका है एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 जो 2013 में हुआ था। तो 7 दिन पर जो क्रिप कोफिशिएंट आता है वह 2.2 होता है, 28 दिन पर जो आता है वह 1.6 होता है, और एक साल में जो आता है वह 1.1 होता है। ठीक है, इस तरीके से लेना है। थर्मल कोफिशिएंट आप इसको याद रखिएगा, यह अभी तक पेपर में नहीं आया है, पर बहुत चांसेस है कि इसके बारे में पूछ ले, और जब पूछेगा तो ज्यादा चांसेस है कि सैंडस्टोन के बारे में पूछे, क्योंकि सैंडस्टोन आपको स्टोन में बताया गया था, ये वो स्टोन होता है जिसके आग को फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी जिसकी बहुत ही ज्यादा होती है। जब इसको कंपैक्ट कर दिया जाता है तो कंपैक्ट सैंडस्टोन की जो फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और क्वार्ट्जाइट के बारे में मैंने ये बताया था कि इसकी जो वेदरिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसी कारण से इसको आउटर सरफेस पे हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। और ग्रेनाइट मैंने आपको कहा था कि इसको बहुत जगह यूज करते हैं, और जो अपने पास बेसाल्ट है इसका मैंने बताया था कि ब्लास्ट में यूज करते हैं, और जो लाइम स्टोन है इससे हम लाइम बनाने के लिए यूज करते हैं, और जिस लाइम का प्रयोग हम फेट लाइम, हाइड्रोलिक और पोअर लाइम के अकॉर्डिंग हमने बातें की थी अलग अलग प्रकार का। एज पर IS 712 के अकॉर्डिंग भी हमने इसको क्लासिफाइड किया था, और बताया था कि कौन कौन से अपने पास लाइम होते हैं जिनका हम यूज भिन्न भिन्न जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये टेबल 5 स्टार कर दीजिए, इस टेबल को 5 स्टार कर दीजिए। आपने पास पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 ये टेबल मैंने आपको बनवाया है। ब्लास्ट कौन कौन से रोक से बन सकता है? तो आंसर होगा पहला ब्लास्ट एंड दूसरा ट्रैप, सॉरी बेसाल्ट एंड ट्रैप, इन दोनों से बन सकता है। पर अगर बेस्ट मटेरियल की बात करें तो वह ग्रेनाइट होता है, तो वह ग्रेनाइट होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अगर बेस्ट ब्लास्ट मटेरियल की बात करें तो ग्रेनाइट, अदरवाइज ट्रैप और बेसाल्ट ये दोनों हम यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट कॉस्टली पड़ता है इसी कारण से। ठीक है, हमें भी यही दिख रहा है, पोज हो गया। क्या करें, आवाज आ रहा है आपको सभी को? वॉइस आ रहा है आप सभी को? आ रहा है, आ रहा है सबको वॉइस? बताइए जल्दी से। हाँ सरफराज, हम ऐसा कह रहे थे कि बेस्ट मटेरियल की बात करें तो ग्रेनाइट होता है, बट अपने पास वो कॉस्टली पड़ता है, तो हम बेसाल्ट एंड ट्रैप से काम चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
सर नजर तो आ रहे हैं, तुम्हें नहीं आ रहे? देखो कौन कौन से क्वेश्चन इस टेबल से आ चुके हैं वो मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये रहा, ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीट कैसे लेते हैं? वेरी हाई, और इसका वैल्यू कितना होता है? वेरी हाई का वैल्यू होता है 150 से ज्यादा। कितना होता है? 150 से ज्यादा। फिर दूसरा क्वेश्चन रिसेंटली आया है ट्रेंच और ये फिल का, कौन सा कॉन्क्रीट लेते हैं? हाई, जिसका वैल्यू कितना है? 100 से 150, बहुत बार आया है। इसके बाद आता है हैवीली रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए वर्क कॉन्क्रीट का वर्कबिलिटी कैसा होना चाहिए? मीडियम, और मीडियम के लिए स्लम वैल्यू कितना है अपने पास? 50 से 100। उसके बाद अपने पास आता है कैनाल लाइनिंग, जो रिसेंटली अपने पास आया है, इसके लिए भी मीडियम। ओके, ये मास कॉन्क्रीट 5 स्टार 5 स्टार। लो, कैसा वर्केबिलिटी? लो, वैल्यू 25 से 50 याद रखो, 75 याद मत रखना। फिर उसके बाद में पेमेंट कंस्ट्रक्शन, पेमेंट कंस्ट्रक्शन इसके लिए भी वर्केबिलिटी कैसा चाहिए? लो, और वैल्यू कितना? 25 से 50। ठीक है, हाँ। 75 से 100 क्या है सर मीडियम में? 75 से 100 नहीं नहीं, ये बीम वॉल कॉलम, इनके लिए वैल्यू अपने पास ये होती है 75 से 100, बट आप 75 से 150 याद रखो, 75 से 150 याद रखो। ये आता है कॉलम के लिए, कहता है कि अपने पास आरसीसी मेंबर के लिए कॉलम के लिए अपने पास स्लम वैल्यू कितना चाहिए? जो 75 से 100, 75 से अपने पास 150। ठीक है, चलिए, तो ये सारा वैल्यू याद रखना है आपको। बता दिया मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रखे हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में क्या रखा है? दो चीजें आपके पास बता रखी है यहाँ पर। क्या क्या रखा है कि अगर अपने पास वेरी हाई टाइप का अगर अपने पास वर्केबिलिटी है ना, तो उसे आप फ्लो टेस्ट से ही फाइंड करोगे। किससे फाइंड करोगे? फ्लो टेस्ट से ही आप फाइंड करोगे। और क्या रखा है अपने पास, जो वेरी लो कैटेगरी अपने पास होता है ना, तो वहां पे अपने पास पेमेंट क्वालिटी के लिए इनको आप यूज कर सकते हैं। पर जो इसका वेरी लो के लिए जो अपने पास कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू है, वो अपने पास 75 से 80 लेंगे। वेरी लो के लिए वैल्यू कितना लेंगे? 75 से 80 लेंगे। आपको याद भी होगा 75 से 80, 80 से 85, 85 से 92, 92 से 96 और 96 से 1। वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये आपको पूरा बता चुका हूँ। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या बता चुके हैं? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के अंदर अपने पास क्या क्या होता है कि हम कॉन्क्रीट को लंबे टाइम तक ड्यूरेबल कैसे रख सकते हैं, तो इसी के अंदर हम बात करेंगे। अपने पास कुछ बात की यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छा होना चाहिए, कवर अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा लेना चाहिए, सीमेंट कंटेन और वाटर कंटेन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट लेना चाहिए, वर्कमैनशिप अच्छा होना चाहिए, शेप और साइज इसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ एक्सपोजर कंडीशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। जहां कंक्रीट को यूज करते हैं ना, उसके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको ही बोलते हैं एक्सपोजर कंडीशन। रिक्वायरमेंट फॉर ड्यूरेबिलिटी, तो शेप और साइज को लेकर ड्यूरेबिलिटी कैसे वेरी करता है वो भी हम अभी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बातें याद रखनी है, यहाँ पर याद नहीं, एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, तो एक्सपोजर कंडीशन में आपको बोलता हूँ, समझाता हूँ कि देखना क्या क्या होगा। सबसे पहले अपने पास जो एक्सपोजर कंडीशन है उसे बोलते हैं माइल्ड। अगर आप किसी जगह पे हो और वहां पे बरसात आ रहा है, पर बरसात आपके ऊपर नहीं गिर पा रहा है क्योंकि आप कवर हो, तो उसे बोलते हैं माइल्ड। क्या रखा है कि सरफेस जो बरसात से प्रोटेक्टेड है उसे कहते हैं माइल्ड। अब मॉडरेट में अपने पास क्या होता है कि मैं जो मेरा कवर था वो हट चुका है, तो पानी आके मेरे ऊपर अटैक होगा, तो उसे कहते हैं मॉडरेट। कहते हैं सरफेस सब्जेक्टेड टू सीवियर रेन, सब्जेक्ट कंक्रीट सब्जेक्टेड टू सीवियर रेन, तो मॉडरेट होगा। या फिर कहेंगे कि कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, कंटिन्यूअस पानी में है, पर पानी कैसा है? नॉर्मल वाटर। याद रखना दो चीजें होती है, एक कहता है कि समुद्र के पानी में है, एक कहता है नॉर्मल पानी में है। जब कंक्रीट नॉर्मल पानी में होता है तो कंडीशन है मॉडरेट, और जब समुद्र के पानी में कंक्रीट रखा हुआ है तो उसे कहते हैं अपने पास सीवियर। ओके, उसके बाद में सीवियर कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सीवियर के अंदर कहेंगे कि अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, और जो कंक्रीट है वो अपने पास कहाँ पे रखा हुआ है? समुन्द्र में, सी वाटर के अंदर इमर्ज है। और एक अपने पास और होता है कोस्टल इन्वायरमेंट। ये तीन लाइनें आती है, कोस्टल इन्वायरमेंट आए, समर्ज इन सी वाटर आए, और या फिर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आए, तो वह क्या कंडीशन कहलाती है? सीवियर। वेरी सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि जहां कंक्रीट के अंदर, जहां कंक्रीट सीवर अपने पास सी वाटर में रखा हुआ है, अब ये पानी स्टार्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं सी स्प्रे। वेरी
अपने पास वेरी सीवियर में क्या बोलेगा कि सी स्प्रे हो रहा है मेंबर पे, और दूसरा कहता है यहाँ पे था अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, और यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखता है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यूअसली या फिर सीवियर, सीवियर फ्रीजिंग एंड थोविंग। ये बात याद रखना, अल्टरनेट सीवियर और सीवियर फ्रीजिंग एंड थोविंग तो वेरी सीवियर। ओके, और एक लास्ट लाइन बच रहा है यहाँ पर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में क्या होता है, टाइडल जोन। क्या होता है, टाइडल जोन। टाइडल जोन मतलब जब ऊंचा ऊंचा लहर आता है ना अपने पास समुद्र में, तो अपने मेंबर को ज्यादा एक्सपोज करता है, जिस कारण से वो ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे मेंबर के लिए। डिग्रेडिंग वहां पर बढ़ जाता है, जिस कारण से कंक्रीट जल्दी खराब हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। इसी कारण से अगर बोल दे टाइडल जोन तो क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन। क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन। या बोल देगा एग्रेसिव केमिकल अटैक। क्या बोल देगा, एग्रेसिव केमिकल अटैक, तो भी क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। ओके, तो अब मैं पूरा रिपीट करता हूं, अगर मैं कोई मेंबर हूं और मैंने पानी से अपने आप को ढका हुआ है तो कंडीशन माइल्ड। अगर मैं कोई मेंबर हूं और मैंने उस पानी से अपने आप को हटा दिया, मतलब पानी मेरे ऊपर आके डायरेक्टली क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो क्या होगा, मॉडरेट। अगर मैं इस मेंबर को जाके समुद्र के पानी में रख देता हूं जहां पे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है, समुद्र के पानी में रखा हुआ है, तो सीवियर। और वही पानी अगर चल रहा है, सी स्प्रे हो रहा है, और जो फ्रिंजिंग थोविंग है वो भी ज्यादा हो रही है, तो वेरी सीवियर। और जब यहाँ पर लहरें चलने लग जाएगा इस समुद्र के पानी में, तो उसे कह देंगे क्या, एक्सट्रीम कंडीशन, जो सबसे खराब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं अलग अलग पेपर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा कंक्रीट यूज करते हैं, हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज करते हैं। ऐसा कंक्रीट जिसका डेंसिटी 2500 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा होता है उसे हाई डेंसिटी कंक्रीट कहते हैं। और मैंने आपको ये बता चुका हूं कहां पर, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट पढ़ाया था। तुम पहली क्लास में नहीं थे, तुम पहली क्लास में नहीं थे सरफराज, इसलिए आपको नहीं पता, और शायद मुझे लगता है आपने वो क्लास भी नहीं देखा, नहीं तो आप इसका आंसर खुद ही दे देते। फिर कहता है कि अगर कंक्रीट फ्रीजिंग एंड थोविंग से सब्जेक्टेड है तो कितने वहां पर एयर, कितने वहां पर एयर बन सकता है। तो याद रखना, अगर कंक्रीट के अंदर आपने 20 mm का एग्रीगेट यूज करा है तो कितना अपने पास एयर वहां पर रह सकता है, 5 ± 1। और जो 40% अगर 40 mm का एग्रीगेट यूज करा तो कितना होगा, 4 ± 1%। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब है कि जहां मैं कंक्रीट को यूज कर रहा हूं उसके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसे एक्सपोजर कंडीशन, उसे इन्वायरमेंटल कंडीशन कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद में एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक में ये बात आपको याद रखना है कि जिस पानी को आप यूज कर रहे हैं जिसको सल्फेट अटैक से बचा सके तो उसका वैल्यू 6 से 9 होना चाहिए। याद रखिए, पानी के अंदर जो ये वैल्यू होता है पीएच का वह 6 से 9 होना चाहिए, तो सल्फेट अटैक से बच जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर अगर आपको बचना है तो कंक्रीट में आप कुछ केमिकल भी डाल सकते हैं। तो याद रखना, अगर कहे कि कंक्रीट को मैं लाइनिंग पर्पस से यूज कर रहा हूँ, किस पर्पस से यूज कर रहा हूँ, लाइनिंग पर्पस से यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें क्या क्या डाल सकता हूँ, उसमें पॉलीथीन, क्या क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन आप उसमें डाल सकते हैं, पॉलीक्लोरोपिन आप डाल सकते हैं, और एक क्लोरीनेटेड रबड़ आप डाल सकते हैं, इपोक्सी रेजिन आप इसमें डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो सल्फर अटैक को रोकते हैं। अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब पानी आया तो वो गीला हो गया, फिर धूप आ गया तो सूख गया, फिर पानी आया तो गीला हो गया, फिर धूप आया तो सूख गया। तो जब मेंबर ऐसे कंडीशन से सब्जेक्टेड होता है जहां पे पानी का फ्लो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहते हैं। समझ गए रवि, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब पानी आ रहा है और जा रहा है तो पानी का फ्लो बार बार हो रहा है उस जगह पर, तो उसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है। ठीक है, जो कि किस में रखा गया है, सीवियर में, ब्रिज का लास्ट पीयर, हाँ वैसा कह सकते हैं, उसमें ऐसा होता है ऐसा। रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट कवर, तो ये आपको सर ने एक टेबल बनवाया होगा 20, 25, 40, 50। कंक्रीट के लिए अपने पास कंक्रीट अगर बीम में यूज कर रहे हो तो 20, कंक्रीट को अगर स्लैब में यूज कर रहे हो तो 15, और अगर कंक्रीट को कॉलम में यूज कर रहे हो तो 40, अगर कंक्रीट को फुटिंग में यूज कर रहे हो तो 50। ऐसा कुछ वैल्यू आपको लिखवाया जाएगा आरसीसी में, अगर जब आपका नहीं हुआ है तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए मैक्सिमम वाटर कंटेन,
ये रहा। मैं मैक्सिमम वाटर कंटेंट का आपको एक टेबल बनवाऊंगा, ये तो आप याद मत रखिए, ठीक है। अलग से एक टेबल बनवाएंगे आपको वाटर कंटेंट का, अभी थोड़ी देर में बाद ही। ये याद रख लो, ये वाला, ये अच्छा लाइन है। पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर 16। अगर स्लैग का कंटेंट 50% से ज़्यादा हो जाता है तो वो सल्फर को ज़्यादा टाइम तक रोक सकता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, याद रख लीजिए। अगर अपने पास स्लैग का परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो वह ज़्यादा टाइम तक उसको रोक सकता है, ठीक है। चलिए, फिर मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर अपने पास क्लोराइड इन कंक्रीट, तो इसकी एक टेबल बनती है। क्लोराइड इन कंक्रीट की कहाँ पर है टेबल? टेबल नंबर 7 में बात करेंगे इसके बारे में, पूरा टेबल बना हुआ है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। टेबल नंबर 5 देखो कौन कौन सा चीज आपके पास आता है। दो टेबल होती है, ये जो टेबल है वो दो चीजों के बारे में बताते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो पहला जो कंक्रीट के बारे में है, प्लेन कंक्रीट, ऐसा कंक्रीट जिसमें रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते उसे प्लेन कहते हैं। तो क्या क्या पूछता है कि अगर माइल्ड कंडीशन है तो मिनिमम सीमेंट कितना लेके चलेंगे? 220। मैक्सिमम है, मॉडरेट है तो 240, सीवियर है तो 250, वेरी सीवियर है तो 260 और एक्सट्रीम है तो 280। फिर एक कॉलम बनाना, दूसरे कॉलम के अंदर लिखना मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो तो होता है 60 60 50 45 40, 5 स्टार कर देना। फिर एक बार दोबारा लाइन खींचना और यहाँ पे लिखना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो कितना होता है? माइल्ड के लिए नॉट स्पेसिफाई, मॉडरेट से 15 20 20 25। इसलिए कहा जाता है कि अगर मिनिमम पीसीसी ग्रेड की बात करें, याद रखना, अगर आपसे पूछ ले मिनिमम ग्रेड फॉर कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें रेनफोर्समेंट यूज नहीं होता, तो होगा M15। और अगर आपसे पूछ ले मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर सीवियर कंडीशन, तो आंसर याद रखना M20। ओके, मिनिमम ग्रेड आप पीसीसी का अगर ग्राउंड पर यूज करते हो तो M15, और मिनिमम ग्रेड पीसीसी का अगर आप यूज करते हो पानी के अंदर, समुंदर के पानी के अंदर, तो आपके पास कितना होगा? M20। ऐसे ही ग्रेड बनता है अपने पास आरसीसी के लिए टेबल, जहां पे बात करते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट का। माइल्ड के लिए 300 है, मॉडरेट के लिए 300 है, सीवियर के लिए 320 है, वेरी सीवियर के लिए 340, एक्सट्रीम के लिए 60। फिर ऐसे ही वाटर कंटेंट यहाँ पर है, ये 60 से 40 है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो पानी का रेंज होता है कंक्रीट के लिए वह 0.4 से 0.6 होता है। आपको याद है मैंने कल वाटर सीमेंट रेशियो के अंदर बताया भी है कि इनका रेंज कितना होता है? 0.4 से 0.6। ये यहीं से बात करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो का, तो 55 50 45 45 40, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो 20 25 30 35 40। इसलिए कहा जाता है आरसीसी के लिए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी मेंबर, तो इसका आंसर होता है M20। और कह देते का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर के अंदर आरसीसी का मिनिमम ग्रेड, तो आंसर होगा 30। ओके, याद रखिएगा, अगर आरसीसी ग्राउंड पे यूज करते हैं तो मिनिमम M20, और उसी को ही समुद्र में यूज करते हैं तो M30, और अगर पीसीसी को ग्राउंड पे यूज करते हैं तो M15, और उसे समुद्र में यूज करते हैं तो M20। क्लियर है चारों क्वेश्चन? जल्दी से बताइए क्या आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर है? अगर मैं पीसीसी को ग्राउंड पे यूज कर रहा हूं तो आप कितना करोगे? अगर मैं पीसीसी को ग्राउंड पे यूज कर रहा हूं तो आप कितना करोगे? जल्दी बताओ। M15। और अगर मैं पीसीसी को समुद्र में यूज कर रहा हूं, तो 20। और अगर मैं आरसीसी को समुद्र में यूज कर रहा हूं तो, अगर मैं आरसीसी को सी वाटर में यूज कर रहा हूं तो आंसर M30। बिल्कुल सही, शाबाश। और ये टेबल आपको पूरा की पूरा बना लेना है, और ठीक है, ढंग से इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ, नोट 2 को समझा दीजिए। नोट 2 मतलब ये वाला, इसमें क्या रखा है? मिनिमम ग्रेड फॉर प्लेन कंक्रीट अंडर माइल्ड। कह रहा है माइल्ड के लिए जो मिनिमम ग्रेड है वो स्पेसिफाई नहीं है, पता नहीं है उनको कितना यूज करना है, तो हम कितना यूज करेंगे? M15 यूज कर लेंगे, 15 यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं,
कोड ने यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया, पर हमें पता है कि मिनिमम कितना यूज करना है पीसीसी 15, तो हम 15 हम यूज कर लेंगे। ठीक है सरफराज, चलिए फिर इसके बाद में ये एक वाटर कंटेन है। देखो अपने पास जो M20 आप एग्रीगेट लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, उसके अकॉर्डिंग पानी में कोई भी चेंज नहीं होता। पर जब आप एग्रीगेट की साइज को 10 mm कर दोगे तो आपने कंक्रीट को फाइन कर दिया, तो पानी का कंटेन भर जाता है 40 लीटर, 40 लीटर भर जाएगा। और अगर आपने एग्रीगेट का साइज बढ़ा दिया तो आपके पास पानी कम हो जाएगा, क्योंकि वॉइड्स कम हो जाएंगे, तो हो जाता है -30। कितना हो जाता है? -30। ऐसे ही अपने पास ये रहा क्लोराइड के लिए, ये टेबल याद रखना 5 स्टार। टेबल नंबर 7 5 स्टार कह रहा है कि अगर कंक्रीट के अंदर मेटल है तो मैक्सिमम अपने पास क्लोराइड कितना हो सकता है? 0.4। और अगर आरसीसी के अंदर अपने पास मेटल है तो हो सकता है 0.6। यह समझ जाना, कंक्रीट में मेटल है तो 0.4, आरसीसी के अंदर मेटल है तो 0.6, और कह रहा है कि कंक्रीट के अंदर कोई भी मेटल नहीं है, तो आंसर होगा 3%। आंसर होगा 3%। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में। क्लियर है ना? याद रखना, कंक्रीट के अंदर कोई मेटल है तो 0.4, आरसीसी में कोई मेटल है तो 0.6, और अगर आर अपने कंक्रीट के अंदर कोई भी मेटल नहीं है तो अपने पास 3। ये वैल्यू आ रखा है। इस बार ये पूछ रखा था अपने पास, जो एससी का पेपर हुआ था ना, जो अपने पास ये 3 दिन 4 दिन चला था, 28 29 30, फिर 11 दिसंबर को हुआ था, उसमें से एक पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा था। मेटल मीनिंग, मेटल का मतलब है कि आपने कोई मेटल उसके अंदर यूज कर रखा है। जैसे कि एक हम कंपोजिट कंक्रीट बनाते हैं जिसके अंदर बीच में एक स्टील बार लगा देते हैं, बीच में स्टील मेंबर लगा देते हैं, अगर आपने देखा हो तो। एक ये लाइन और याद रख लेना, एक होता है लो एल्कली सीमेंट। लो एल्कली सीमेंट, इसके अंदर इसका वैल्यू 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक सीमेंट पढ़ाया था लो एल्कली सीमेंट, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर बताया था कि एल्कलीज जो मैटर है उनका वैल्यू 0.6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद है आप सभी को? जल्दी से बताओ, सभी बोल दो हाँ याद है। हाँ, बहुत अच्छी बात। कंक्रीट, इसके बाद में यहाँ पर है ड्रेनेज, कंपैक्शन। कंपैक्शन तो हम कल पढ़ चुके हैं। कंक्रीट इन सी वाटर, ये तो बता दी का ना कि कंक्रीट सी वाटर के अंदर कितना? M20। आरसीसी, आरसीसी सी वाटर के अंदर M30, है ना? ये तो हम दोनों अभी अभी बात करी हमने। नोज कंस्ट्रक्शन टू फ्लो विद इन 6 से, ये तो नहीं है। फिर रेनफोर्स स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टेड कंक्रीट, अचीव कंक्रीट मिक्स डिजाइन अपने पास हो गया। कंक्रीट मिक्स, नॉमिनल मिक्स, ये तो हो चुका दोनों। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ये तो नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको कितने सैंपल लिए जाते हैं? आंसर 30। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कितने सैंपल लिए जाते हैं? 30। कोई बात नहीं, अपना राठौड़ दोबारा होगा बीएमसी, टेंशन मत लो, दोबारा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, टेंशन मत लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कितने सैंपल लिए जाते हैं? 30 सैंपल लिए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, पूछ रखा है अपने पास। 2 बार पेपर में आ चुका है, एक बार यूपीपीएससी के पेपर में आ चुका है और एक बार लखनऊ मेट्रो हुआ तो उसमें भी पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन। और एक ये रहा डेविएशन का, इस बार का जो जेई का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है कि M30 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। तो 10 से 15 के लिए 3.5, 20 से 25 के लिए 4, और 25 से अब ये 60 हो चुका है, M60 हो चुका है। जो अबेटमेंट नंबर अपने पास है ना उसमें हो चुका है। ठीक है, और एक पेपर में एसएससी के पेपर में पूछा है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका यूनिट किस में होता है? तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किस में होता है? न्यूटन पर mm के स्क्वायर के अंदर, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चलिए नॉमिनल मिक्स आपको बता चुके हैं। फिर अपने पास प्रोडक्शन अपना हो चुका है, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपको बताया था, ये आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर कितने पेज हो गए? 23। बैचिंग ये सब बता चुके हैं आपको। बैचिंग के अंदर कंक्रीट में अपना सीमेंट में कितना टॉलरेंस हो सकता है?
टॉलरेंस कितना हो सकता है? ये 7 वर्क बता चुके हैं। फॉर्म वर्क याद है? टेबल फॉर्म वर्क वाला 2, बिल्कुल सही। ये टेबल याद है फॉर्म वर्क वाला? ये दोनों करवा चुके हैं, फॉर्म वर्क वाला और ये वाला। अपने पास डेविएशन, ये दोनों के दोनों आपको पास कहाँ पे हुआ था? अपना एग्रीगेट के अंदर। प्लेसिंग ये हो चुका है, टॉलरेंस ऑन कवर ये हो चुका है, वेल्डेड मैकेनिकल जॉइंट, ट्रांसपोर्टिंग कल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट का जो जो ट्रांसपोर्ट है कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे याद रखना, वो सारे बात कर रखे हैं। कंपैक्शन कैसे कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में। क्यूरिंग कितने दिन तक की जाती है? अगर लाइम कंक्रीट है तो क्यूरिंग कितने दिनों तक करोगे? लाइम कंक्रीट है तो क्यूरिंग कितने दिनों तक करोगे? मेम्ब्रेन क्यूरिंग बता चुके हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा। कंक्रीट अंडर स्पेशल कंडीशन ये याद नहीं रखना है आपको, ये नहीं रखना याद। सैम्पलिंग ये तो सर ने बताया होगा, ये आरसीसी का है सारा यहाँ से। हाँ, ये सारा आप आरसीसी में पढ़ोगे जितना भी है यहाँ से। ये सैम्पलिंग का, सैंपल कैसे लेते हैं, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, ग्रेड अपने पास 5 मीटर क्यूब का बनाते हैं, ये सब कुछ कहाँ का है? ये आरसीसी का है। यहाँ से आप पूरा अपना आरसीसी का चलेगा, अब सर वो पूरा आरसीसी में कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले तक का कितने पेज बताए हैं आपको, वो सारे आपको पढ़ने हैं यहाँ से। तो पेज अपने 28 पेज तक आपको पढ़ना है। क्लियर है आप सभी को? कंक्रीट के लिए अपने पास पेज नंबर 28 तक सभी पढ़ना है, उसके बाद का पूरा आरसीसी में डिस्कस होगा आपका। ये पूरा की पूरा आप पढ़ोगे यहाँ पर कि सैंपल कैसे लेते हैं और सैंपल में टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारा की सारा। और कोई भी पढ़े और किसी को दिक्कत आए तो वो कॉल कर सकता है, ठीक है? तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल। स्टोरेज ऑफ सीमेंट नहीं, अरे वो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा सरफराज, वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अरे बता, कॉल कर लेना मुझे, ये टेस्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एनडीटी, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो दोनों ही बता देंगे, दोनों ही, वो मेंस के क्वेश्चन में दोनों ही आपको भेज दूंगा, ठीक है सरफराज? दोनों ही, टिम्बर का भी और वो दोनों मेंस के क्वेश्चन देखकर जो 2014 के एसएससी के मेंस के पेपर में आ रखे वो दोनों भेज दूंगा आपको। ठीक है, अरे तो कोड है भाई, आरसीसी का कोड है उसमें, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हाँ जरूर, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, फिर जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं तुमसे अगेन एक नेक्स्ट नई सब्जेक्ट के साथ में। हाँ जल्दी ही कोड भेज देंगे, जो पटना वाले बच्चों को बताए थे वही भेज देंगे आपको ग्रुप पर।